डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको एक काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट बोल सकते हैं आप इसको। काइनेमेटिक्स का रिमेनिंग पोर्शन जो काफ़ी बड़ा है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन में दो पार्ट आते हैं। मोशन इन प्लेन में पहला जो सेक्शन आता है वो आता है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। और बेटा जो दूसरा आता है वो आता है आपके पास सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, क्या आता है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आपके पास आता है। दो पोर्शन आते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो मोशन इन प्लेन का मतलब होता है जो, जैसा आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड होता है, ये आपके पास क्या है? वाई, ये एक्स और ये जेड। तो अगर मान लीजिए मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं तो लाइक ऐसे, ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर में या तो एक्स से वाई की तरफ या वाई से जेड की तरफ या जेड से एक्स की तरफ, मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब 2 डायमेंशन होना चाहिए, जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में इसका ये आपके पास दो लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और यहाँ पर इसको मोशन कहेंगे। ठीक है बेटा, ये ऐसे। ओके, तो ये आपके पास का मोशन इन प्लेन है जो हम आज डिस्कस करेंगे। वो एक्स वाई में भी हो सकता है, जेड एक्स में भी हो सकता है, और वो वाई जेड में भी हो सकता है, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या मोशन इन प्लेन क्या है, और इसमें मोशन इन प्लेन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो ज़रा वो ध्यान से आप देखिएगा। अगर बेटा मोशन इन प्लेन की बात करें तो मोशन इन प्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले क्या है? वो सबसे पहले मोशन ऑफ इक्वेशंस को समझना। अगर मैं मोशन इक्वेशंस पर जाता हूँ तो मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए वो क्या होती है। अगर बेटा मोशन ऑफ इक्वेशंस की बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि मोशन ऑफ इक्वेशन मैंने आपको 3 बताई थी। इक्वेशन ऑफ मोशन, आई एम सॉरी बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेरे पास होती है 3। पहली क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरी क्या होती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको पता है यहाँ पे वी यू और a और t क्या है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये इक्वेशन है, क्योंकि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, तो इन इक्वेशन को हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं फॉर एक्स एक्सिस मोशन ऑफ ए पार्टिकल, तो मैं लिख सकता हूं वी एक्स इक्वल यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। इसको क्या लिख सकता हूं? एस एक्स इक्वल यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है? वी एक्स स्क्वायर इक्वल यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स, ये लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं? वाई एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस के लिए जो आएगा वो आएगा वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? एस वाई इक्वल यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होगी? वी वाई स्क्वायर इक्वल यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। ये आपके पास क्या होगी? थर्ड इक्वेशन होगी। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ किसकी? सेकंड जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस में क्या आता है? जेड एक्सिस में आपके पास आता है वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस, सॉरी जेड एक्सिस की बात करें, सॉरी बेटा,
तो डेट एक्सिस में क्या होगा, वी जेड इक्वल यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी, और एस जेड इक्वल यू जेड इंटू टी प्लस हाफ ए जेड इंटू टी स्क्वायर, या फिर थर्ड वाले के ले सकते हैं वी जेड स्क्वायर इक्वल यू जेड स्क्वायर प्लस 2a जेड एस जेड। ये आपके पास इक्वेशन बनती है। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखें ये क्या पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये आपके पास क्या पहली दूसरी और ये क्या आपके पास तीसरी, ये आपके पास क्या पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन है। किसमें, ये किसके लिए होगी, एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, और ये किसके लिए होगी, जेड एक्सिस के लिए। ठीक है बेटा, ये जो हमने आपको दिखाई है यहाँ पर उनको देख लीजिए। तो अब हम यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा एक्स वाई प्लेन की तो मैं ये दोनों यूज करूंगा, अगर मैं बात करूंगा वाई जेड की तो ये दोनों यूज करूंगा। तो हर प्लेन के लिए मतलब हर एक्सिस के लिए आपको इक्वेशन अलग यूज करनी है, और आपको वहां देखना है जैसे ए एक्स का मीनिंग क्या है, ए एक्स का मीनिंग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जबकि ए वाई का मीनिंग क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ए जेड का मीनिंग क्या है, जेड एक्सिस में एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें क्या एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन और जेड एक्सिस में एक्सेलरेशन। इसी तरीके से एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी, वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी और जेड एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी। इस तरीके से हम इनको इक्वेशंस को ध्यान में रखेंगे। तो चले चलते हैं हम आगे और थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है वो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम यहां पर 3 केस में पढ़ेंगे। पहला केस, केस 1, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल रोड। नंबर 2, projectile from height. Number 3, projectile on a inclined प्लेन। ये हम 3 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहले क्या पढ़ेंगे ये, फिर दूसरा ये और तीसरा ये। यानी कि पहला क्या, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइक ऐसे। ये फर्स्ट का डायग्राम, इसका डायग्राम है, तो क्या होगा, लाइक ऐसे ही है। ये एंगल कितना है, थीटा। इस तरीके से ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। दूसरा क्या पढ़ेंगे, लाइक ऐसे। ये हाइट हो गई, तो बॉडी को ऐसे थ्रो कर सकते हैं, ऐसे थ्रो कर सकते हैं और ऐसे थ्रो कर सकते हैं। ऐसे थ्रो करेंगे तो ऐसे थ्रो करेंगे तो ऐसे, और ऐसे थ्रो करेंगे तो ऐसे। ये आपके पास 3 कंडीशन है, ऐसे फेंक सकते हैं, ऐसे फेंक सकते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन लाइक ऐसे। ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, तो ये आप बॉडी को ऐसे थ्रो कर सकते हैं, कितना एंगल पर, थीटा पर, और एंगल कितना, अल्फा। ओके, तो ये, तो अब देखिए सबसे पहले मैंने डायग्राम ये बनाया। तो ये क्या, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल लेवल रोड, और ये क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। एक बार कैसे फेंक सकते हैं, हाइट से नीचे की तरफ एंगल पर, और एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक बार ऊपर की तरफ यानी कि एंगल पर। तो ये 3 केसेस पढ़ेंगे हम हाइट से, और एक पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पर। किस पर बेटा, ये 3 केसेस हैं जो मैंने लिखे हैं। ये किसका डायग्राम है, इसका, और इसका डायग्राम बेटा आपके पास ये है, और थर्ड वाले का ये है। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड, और ये क्या, थर्ड वाले का डायग्राम। जिस समय हम ये तीनों अपने कंप्लीट कर लेंगे, समझ लीजिए इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे, तो समझ लीजिए हमारा काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, और वो कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल रोड। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर में बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा,
क्योंकि काफ़ी टफ चैप्टर में से माना जाता है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको जो थ्योरी लिखाऊंगा और जो समझाऊंगा आप उसको बार बार अपने मन में दोहराएं, डिस्कस करें, ठीक है। ये सोचें कि ऐसा कैसे हो रहा है यहाँ पर, और कोई डाउट आता तो वो मुझसे आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल रोड। तो देखिए बेटा कैसे, ये मैं पहला केस बना देता हूँ। तो कैसे बनेगा देखिए, सपोज आप ये मान के चलिए कि आप, ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है और ये क्या आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। ये क्या वाई एक्सिस और ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए फुटबॉल में हम किक मार देते हैं, कोई बॉल यहाँ पर रखी और उसमें फुटबॉल में किक मार दी तो वो बॉल ऐसे चली गई। तो बॉल की जो पोजीशन है पहले वो यहाँ थी, फिर पोजीशन कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, फिर पोजीशन वो कहाँ हो गई, यहाँ, फिर पोजीशन वो यहाँ हो गई और फिर वो पोजीशन यहाँ हो गई। क्योंकि आप जानते हैं अगर फुटबॉल में किक करोगे तो वो एक लिमिट हाइट तक ही जाएगी, इससे ऊपर वो नहीं जा सकती है। तो अब आप देखिए जहाँ से ये कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी उसको ओरिजिन बोल सकते हैं, उसकी पोजीशन यहाँ आई। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर जो बॉल की स्पीड थी वो ऐसे थी, ये थी यू, कितनी थी ये यू, और एंगल कितना था ये थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये आपके पास क्या हो गया वाई डैश और ये क्या हो गया एक्स डैश, या एक वाई एक्स ही मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी बनाइए, ये क्या है आपके पास एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पर बनाइए, ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स एक्सिस और ये क्या आ जाएगा आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा वाई एक्सिस जो आपका। इसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे तो ये क्या आएगा एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या आएगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो हर जगह जहाँ जहाँ बॉल की पोजीशन होगी वहाँ पर क्या बनाइए, वाई और एक्स पोजीशन को ड्रॉ कीजिए, ओके। ये वाई एक्सिस, ये भी क्या वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स एक्सिस जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ठीक है। तो अब आप ये भी देखना, देखो यहाँ पर भी क्या बना हुआ है वाई एक्सिस और यहाँ पर क्या बना हुआ है एक्स एक्सिस। जब बॉल यहाँ होगी तो बॉल की स्पीड ऐसे होगी, तो अगर यहाँ पर यू होगी तो यहाँ पर क्या होगी वी होगी। इसी तरीके से बॉल की स्पीड यहाँ होगी तो यहाँ पर क्या होगी, अगर यू होगी तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कुछ और हो सकती है, ये वी होगी, यानी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी ऐसे हो सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है वी है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा जैसे मैंने डायग्राम बनाया। तो अगर आप देखें बॉल यहाँ से चला तो यहाँ पे स्पीड उसकी यू थी, यहाँ पे स्पीड क्या हो गई वी, इसी तरीके से यहाँ पर स्पीड होगी। तो अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे एक्स एक्सिस, जबकि इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, यानी कि ये पोजीशन क्या वाई है, ठीक है बेटा, और जबकि ये क्या एक्स है। तो अब आप ये देखिए कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, इन एक्स एक्सिस नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोले तो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं है। वाई, इन वाई एक्सिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन पार्टिकल, ठीक है, ऑन पार्टिकल। तो ये क्या वाई एक्सिस है, जबकि ये क्या एक्स एक्सिस है। तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, और वाई एक्सिस में फोर्स कौन सी, ग्रेविटेशन फोर्स है। तो इसकी मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी थोड़ी देर पहले, वो क्या बताई थी, वो मैंने आपको बताई थी ऐसे कि ए एक्स क्या होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो वहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज एफ एक्स क्या है, जीरो है, क्योंकि हम यहाँ एयर को नेग्लेक्ट मान के चलेंगे, एयर का रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर आप लिखोगे ए वाई, तो ए वाई की वैल्यू तो क्या वाई एक्सिस में, तो वो कितनी है माइनस जी है, ठीक है, ओके, क्योंकि उसके ग्रेविटेशन की वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। तो ध्यान रखना इस डायग्राम में ए एक्स की वैल्यू तो क्या है जीरो, जबकि ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी है,
ठीक है, अब आप देखिए डायग्राम को सबसे पहले समझिए। अब जब आप यहाँ पर होंगे, पार्टिकल मतलब आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं पार्टिकल को। जब पार्टिकल यहाँ होगा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ऐसे है, यानी कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट डिवाइड हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला क्या होगा, u cos थीटा, ठीक है, जबकि ये वाला क्या होगा, u sin थीटा होगा बेटा। तो एक तो होगा u cos थीटा और एक क्या होगा, u sin थीटा। u cos थीटा तो कैसे होगा, ऐसे, और u sin थीटा कैसे होगा, ऐसे। मैं इसको एक बार अलग डायग्राम में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बस ये समझ लीजिए, ये u sin थीटा और ये क्या, u cos थीटा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मीनिंग ये हुआ उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा का मीनिंग मतलब ये हुआ कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। किसी भी पोजीशन का मतलब चाहे वो यहाँ पर हो, 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 पूरी जर्नी के दौरान वो कहीं पर भी हो, उस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा स्पीड का वो हमेशा सेम ही रहेगा। ये रीजन है किसका, क्योंकि एक्स उस डायरेक्शन में 0 है, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन अगर आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये u sin थीटा, ये आपके पास यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे भी कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, यहाँ भी कंपोनेंट। जब भी तो मैंने दो एक्सिस बनाई है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी of a projected body is always constant, while due to the gravitation force vertical component of the velocity always change, क्योंकि उस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे वर्टिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाएगा। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जहां से फेंका था वो बहुत ज्यादा स्पीड थी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो सबसे पहले ये सब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या बताया। तो हर पोजीशन में पार्टिकल किसी भी पोजीशन में हो, इसमें किसी भी पोजीशन में हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वर्टिकल कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। रीजन मैं बता चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, ग्रेविटेशन के बराबर होता है। तो अब हम चलते हैं आगे इसके और कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, डायग्राम को समझिए। ये आपके पास क्या, वाई एक्सेस और ये क्या, एक्स एक्सेस, ठीक है। डायग्राम को समझना बहुत मेन है। और पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो कर दिया तो पार्टिकल की पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर सपोज यहाँ आ गई, फिर वो मान लीजिए चलिए हाईएस्ट पॉइंट पर आई, फिर वो यहाँ आई आमने सामने, फिर वो यहाँ आ गए, ठीक है बेटा। इस तरीके से मैंने पोजीशन ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस वाई। जब पार्टिकल यहाँ होगा तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ये होगी u, और एंगल कितना होगा, थीटा। जब वो यहाँ होगा ऐसे, तो ये आपके पास वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ड्रॉ कीजिए, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ऐसे जब वो यहाँ होगा तो यहाँ भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाइए, और यहाँ भी क्या बनाइए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाइए, ठीक है। ऐसे जब वो यहाँ होगा तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बनाइए। ये आपके पास क्या, एक्स एक्सेस, और एक क्या बेटा आपके पास वाई एक्सेस। ये आपके पास क्या, एक्स एक्सेस, और एक आपके पास वाई एक्सेस, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए आप इसको ऐसे। तो ये भी क्या, एक्स एक्सेस, और एक क्या, वाई एक्सेस, ठीक है बेटा। हर जगह ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। और याद रखना, क्योंकि इस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो
पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ। अब आप देखिए कि जो पार्टिकल की पोजीशन है वो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हो गई। अगर आप इसको देखें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा, थीटा डैश, थीटा डैश। और यहाँ अगर ये एंगल थीटा डैश होगा तो ये एंगल भी थीटा डैश ही होगा, अगर ये दोनों पॉइंट आमने सामने हैं। ठीक है, और यहाँ एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। ओके, तो ये हमने आपको दिखाया क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ये हमने आपको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा, तभी चीज़ें पढ़ने में समझ आती हैं। तो अब देखिए, ये मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो पार्टिकल एक ही वाले डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस में, और एक पार्टिकल ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसमें, वाई एक्सिस में। ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर वो यहाँ होगा तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे, 0 0 होंगे। लेकिन जब वो यहाँ होगा तो यहाँ पे एक्स ये होगा और ये क्या होगा, वाई होगा। जब वो यहाँ होगा तो एक्स क्या होगा, ये होगा, और वाई क्या होगा, ये होगा। एक्स और वाई की वैल्यू लगातार क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो ये मेरा समझाने का बस एक वो था, इसको वापस मिटा देता हूँ। तो ये आपके पास क्या, एक्स और वाई की वैल्यू जहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन होगी इसके हिसाब से होगा। तो बेटा जैसे ही आपके पास डायग्राम बनता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमेशा सबसे पहले ये इसके मैक्सिमम, सबसे पहले उसके कंपोनेंट डिवाइड कीजिए। किसके, आप स्पीड के। तो स्पीड के 2 कंपोनेंट डिवाइड कर, तो ये क्या आएगा, u cos थीटा आएगा बेटा। और जबकि ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला क्या आएगा आपके पास, u sin थीटा। आप इसको क्या बोलेंगे, ui। क्या बोलेंगे बेटा, ui। जबकि इसको क्या बोलेंगे, ux। ठीक है ना। ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट। क्यों रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है इस डायरेक्शन में, 0। जबकि ये लगातार क्या होता रहेगा, ये क्या होता रहेगा, चेंज। क्या होता रहेगा, चेंज, बिकॉज ए वाई की वैल्यू कितनी है, -g। अब देखिए, पार्टिकल अगर यहाँ होगा तो उस पर जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। और अगर यहाँ होगा तो यहाँ भी जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। यहाँ होगा तो यहाँ भी जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। और यहाँ होगा तो यहाँ भी जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो अब आप देखिए, पार्टिकल किसी भी पोजीशन में हो, ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कहाँ लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब आप सोचिए ध्यान से कि जब ग्रेविटी है नीचे लग रही थी, पार्टिकल ऊपर फेंका था, तो धीरे 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 जाकर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर। कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। किसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पार्टिकल की, या कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ध्यान से सोचना, मैंने क्या बोला, अगर मैं यहाँ से फेंकता हूँ तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक ui sin थीटा और एक u cos थीटा। इसी तरीके से जब मैंने यहाँ फेंका, ये v है, तो यहाँ पर क्या है, ये v cos थीटा डैश, और यहाँ पर क्या है, v sin थीटा डैश, ये आपके पास आया। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर vy की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर जो vy की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी बेटा, वो 0। क्यों होगी 0, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, पार्टिकल और ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v cos थीटा, वो चेंज नहीं, सॉरी, थीटा डैश। तो ध्यान रखना, यहाँ पर u cos थीटा, यहाँ पर v cos थीटा डैश, यहाँ भी v cos थीटा डैश, और यहाँ भी क्या होगा, v cos थीटा डैश। ओके, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कैसा आएगा, डाउनवर्ड। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपके पास मान लीजिए v है, तो ये v cos थीटा और ये क्या आएगा, v sin थीटा। तो यहाँ पे ग्रेविटी और वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों एक साथ ही है। और यहाँ पर मान लीजिए कितना होगा, थीटा, तो ये क्या होगा, v cos थीटा और ये क्या होगा, v
साइन थीटा। तो अब आप देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में क्या है कि यहाँ पर क्या पॉसिबल हो पा रहा है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी और ग्रेविटी, जब बॉडी को यहाँ से यहाँ फेंका जाता है तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले जितने भी पॉइंट पड़ेंगे ना, उन सब पॉइंट पर वेलोसिटी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है। जबकि हाईएस्ट पॉइंट के बाद में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे वहां पर ग्रेविटी और वेलोसिटी एक दूसरे के ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जीरो से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, जबकि हाईएस्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता, तो क्या होता, पार्टिकल यहाँ से जाता और नीचे गिर जाता। तो ऐसा तो नहीं होता है, वो तो ऐसे जाता है। लेकिन जैसे हाईएस्ट पॉइंट से जस्ट आगे भी निकल गए तो समझ लीजिए तुरंत वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, जिससे कि हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वर्टिकल कंपोनेंट की। ठीक है बेटा, तो ये हमने आपको बताया डायग्राम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालिएगा। ठीक है, तो याद रखना। अब मैं यहाँ पर कुछ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन प्रूफ करने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है कि अगर मैं पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दूंगा, ये कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, ये डायरेक्शन क्या मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये क्या आपके पास स्पीड है, कितनी है, यू है, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये क्या होगा, यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, यू साइन थीटा के डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, यू साइन थीटा। ये क्या होगा, यू वाई के इक्वल। जबकि ये क्या होगा, इसको बोलते हैं यू एक्स। इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन एक्स एक्सिस, किसमें, एक्स एक्सिस में, ए एक्स क्या होगा, जीरो। जबकि इन वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में ए वाई की वैल्यू क्या होगी, -g। होगी नहीं होगी बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और ये जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। तो अब चलते हैं, देखिए कैसे। मैं यहां लिख सकता हूं, डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस इन टाइम टी। तो मैं क्या लिखूंगा, एस एक्स इक्वल यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये लिखूंगा। अब ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, और जबकि यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल, और यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है, और इंटू टी हो जाएगा, और प्लस में हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई, यू कॉस थीटा इंटू टी आई। तो यानी कि यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आई, टाइम की वैल्यू आई एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। ये टाइम आया, क्या है, ये टाइम आया बेटा। अब लिखेंगे डिस्टेंस इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये होता है। अब एस वाई क्या है, जैसे हमने एक्स एक्सिस में एक्स माना है, ऐसे वाई एक्सिस में क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो एस वाई क्या हो जाएगा, वाई, यू वाई कितना दे रखा है, यू साइन थीटा, और इंटू टी की वैल्यू क्या है, ये है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या, -g, इंटू टी की वैल्यू ये एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, वाई इक्वल यू से यू कट गया, तो कितना है टेन थीटा एक्स
और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। अब ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो मैथमेटिक्स में तो जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वेशन क्या, दिस इक्वेशन shows that path of particle will be parabola। कैसा होगा बेटा? पैराबोला होगा। अब आपको दिख रहा है क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, y सिंगल में और x क्वाड्रेटिक में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या आपके पास, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। या हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल के मोशन की वो क्या है, पैराबोलिक है। कैसी है वो, पैराबोलिक। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और हम क्या करेंगे, हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज, और वो कैसे करेंगे वो देखिए। मैं आपको इसमें एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये भी बताता रहूंगा कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन किस समय और कौन से ईयर में आया है। तो बेटा अगर मैं इसमें क्वेश्चन लूँ तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पर आ सकते हैं। अब वो देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ कैसे आ सकता है, चलते हैं। देखिए बेटा कुछ एग्जांपल लेता हूँ। इक्वेशन आप याद रखिएगा, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है भूलना नहीं है, अब बिल्कुल एकदम याद रख लीजिए कितनी होती है, y इक्वल्स टू tan थीटा x और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है। ओके बेटा ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के, नीट के स्टूडेंट तो बिल्कुल इस पर फॉर्मूला बेस कर सकते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो समझ लीजिए यहाँ पर एक से एक बढ़िया और एक से एक शानदार कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा जो बहुत ज़्यादा टफ भी हो सकता है, लेकिन वो टफ केवल देखने में लगता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और अप्रोच अच्छी है तो वो आपको सॉल्व करने में ईजी लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन पे बेस पे कैसे क्वेश्चन ले सकता हूँ, तो न्यूमेरिकल लेता हूँ। क्वेश्चन क्या लेता हूँ, देखिए इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री of a particle which is thrown at an angle theta with the horizontal with a speed u and represented by an equation y equals to x minus tan x square, y equals to x minus tan x square. Find number 1 angle of projection मतलब कितने एंगल पे वो फेंका गया था, ठीक है। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल and vertical component of projection speed, ठीक है। और टेक g इक्वल
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास, मान के क्वेश्चन में इक्वेशन तो आपको गिवन है, आपको क्या निकालना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, और जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिकॉज, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन क्या, बिकॉज y इक्वल क्या दिया था, x माइनस 10x स्क्वायर, ये गिवन किया था आपको क्वेश्चन में। ओके, तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। अगर आप देखो तो y किसके बराबर है, y के, और tan थीटा x किसके बराबर है, x के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा x जो बराबर है वो है x के, तो x कट गया, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा बराबर आया 1 के। तो यानी कि यहाँ पर tan थीटा 1 किस में होता है, tan थीटा 1 किस में होता है, tan 45 डिग्री में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आई। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। किसका, पहले पार्ट का। जब पहले पार्ट का ये आंसर आ गया तो दूसरे पार्ट का तो सिंपल आ जाएगा। कैसे, अब आप देखो, ये देखिए, ये कंप्लीट का ये जो वैल्यू है ये आपके पास इसके इक्वल है। तो इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बेटा, वो है tan के, और g किसके बराबर है, 10। तो मैं लिख सकता हूँ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए यू कॉस थीटा, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यू कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया 1/√2। तो ये आपके पास आंसर आ गया है क्या, यू कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो ये क्या है, ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका बेटा, स्पीड का। ओके, इसी तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट। वो कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए, अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो आप ये तो जानते होंगे, बिकॉज tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं क्या करूँ, इसमें u से डिवाइड कर देता हूँ और u से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखिए तो tan थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ u sin थीटा और अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, u cos थीटा। अब मुझे निकालना है 1, तो अब देखो मुझे निकालना है u sin थीटा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। तो u sin थीटा किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाता है u cos थीटा के, ठीक है बेटा। तो यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, जो आपके पास है, कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो भी किसके बराबर, वो हॉरिजॉन्टल के बराबर है, इसलिए उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि अब आप ये बताइए कि हमने पार्टिकल को कितनी स्पीड से फेंका था, यू की स्पीड से। तो वो पूछ सकता है उसकी वैल्यू बताओ, तो वो भी निकालना आसान है। देखिए कैसे, मिटा देता हूँ। अब आपको पता लग गया है कि यू cos थीटा किसके बराबर आया है, 1/√2 के, और थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या बेटा, 45 डिग्री। तो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो u की वैल्यू कितने है, 1/√2 और इक्वल टू 1/√2 से √2 कट गया। तो u की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, और स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी u इक्वल कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। ओके, चाहो तो आप इसको दोबारा से वही इक्वेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, अगर आपने कंपेयर ऐसे किया है, अगर इसका करना चाहते हैं यूज़ तो कर लीजिए। देखिए यही बन जाएगी, यही इक्वेशन दी थी हमने, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो यही बन जाएगी, क्योंकि कंपेयर तो मैंने इसी से किया है। तो ये आपके पास इसके आंसर आ गए हैं, किसके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और
वर्टिकल कंपोनेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नहीं समझ आता तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आगे और भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अनदर फॉर्मूलेज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, लाइक जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर मैं इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक बॉडी को ऐसे थ्रो करता हूं, तो मैंने आपको यहां पर एक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बताई थी जिसकी वैल्यू क्या आई थी, y इक्वल tan थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इक्वेशन आई थी, ठीक है, ये आपको पता है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ये आई थी। लेकिन अब यहां पर हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे नंबर 1 क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या हुआ कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा। दूसरा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके बेटा, तीसरी क्या करेंगे हम, तीसरा लिखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये तीनों हमें यहाँ स्टडी करने बहुत जरूरी है। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल और तीसरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। पहले का मतलब क्या है कि आपके पास अगर हमने किसी बॉल को थीटा एंगल पर थ्रो किया, लाइक डायग्राम की तरह थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो इस थीटा एंगल पर थ्रो करने के बाद वो कितनी देर तक हवा में रहेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट, यानी कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। जैसे ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, अगर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी तो ये पूछेगा कि कितने हाइट तक जा सकता है। ओके, नेक्स्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी वो कितना रेंज ट्रेवल कर सकता है। रेंज बोले तो देखिए, रेंज का मीनिंग क्या है, रेंज का मीनिंग डिस्टेंस ही है। अगर सपोज जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स को ये सिखाया जाता है, जो उनके कोचेस होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप 45 डिग्री पर बॉल थ्रो कीजिए। जैसे कोई बाउंड्री से खिलाड़ी कीपर की तरफ बॉल को थ्रो करता है तो वो उसको 45 डिग्री एंगल पर फेंकना चाहिए, जिससे रेंज उसको मैक्सिमम मिलती है। तो रेंज का मतलब क्या है, एक ऐसा डिस्टेंस जो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या, रेंज की एक डिस्टेंस ही है। अब रेंज क्या होती है, कितने एंगल पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो अगर मान लीजिए हमने ज़्यादा हाइट पर फेंक दिया तो रेंज कम हो जाएगा, और अगर मान लीजिए हमने बहुत बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टली फेंक दिया तो वो पहले ही जाके गिर सकता है प्रोजेक्टाइल की तरह। तो इसलिए हमें आपको परफेक्ट एंगल पर थ्रो करना पड़ेगा जिससे कि हमें परफेक्ट रेंज मिल सके। तो यहाँ हम तीनों फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो चलते हैं अपने पहले केस की तरफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पार्ट, मैं इसको दो तरीके से प्रूफ करूंगा, ध्यान से देखना बेटा। ये आपके पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाया गया है क्योंकि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो किया गया है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है यू स्पीड से। ओके, तो ये यहां पर क्या होगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या, ये हाइट है। तो जब यहां जाएगा, अब आप देखिए ये कंपोनेंट क्या आएगा, यू कॉस थीटा, ये क्या आपके पास यू एक्स, और ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। जबकि ये क्या होगा, ये आपके पास होगा यू साइन थीटा, ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये क्या है, इस पॉइंट पर ये लिख सकते हैं यू वाई कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ओके, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
वी वाई, और ये क्या हो जाएगा वी एक्स। वी वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा वी वाई 0। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकता हूँ। ये मान लेता हूँ ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ओ से ए तक जाने में कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। अगर बॉडी हवा में उड़ के जा रही है, एयर में यानी हाइट में उड़ के जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट काम करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कहाँ ले जाएगा एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ ले जाएगा वाई एक्सिस में। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू कितनी होगी यू साइन थीटा, ठीक है ना, एट ओ बोलो तो ये, एंड फाइनल वेलोसिटी वी वाई इक्वल 0, कितनी है यहाँ पर 0 है। ये कहां पर एट बी पर, सॉरी एट ए पर, तो लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू ए, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए से, तो फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज v इक्वल टू क्या होता है u माइनस डी टी। लेकिन मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई है, तो मैं इसको यूज करूंगा ये वाली कि वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब लिखेंगे बिकॉज वी वाई की वैल्यू क्या है 0, यू वाई की वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है माइनस जी, कितनी होती है माइनस जी, तो लिख देंगे माइनस जी और इंटू टी, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आएगी यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये आपके पास टाइम आएगा। क्या आएगा आपके पास टाइम। तो ये जो टाइम आया है आपके पास, ये टाइम कहाँ से कहाँ तक आया है, ओ से ए तक, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ए टू बी, कहां से ए से बी तक, वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा आपके पास टी ए बी इक्वल कितना आएगा यू साइन थीटा अपॉन में जी, यही आएगा दोनों का टाइम टेबल, ठीक है ना बेटा। जो आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी वो यही आएगी, कितनी यू साइन थीटा बाई जी, कोई दिक्कत, ये आपके पास आई। तब आप देखो ये टाइम है, और ये टाइम कौन सा ओ ए, कितना ये टाइम ओ ए, तो आपके पास जो टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो आ जाएगा कितना टी ओ ए प्लस टी ए बी, ये टाइम आ जाएगा टोटल। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे कैपिटल टी, तो ये कितना यू साइन थीटा यू साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ठीक है। क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कौन सा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, जो हमने आपको यहाँ दिखाया t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन होल जर्नी फ्रॉम ओ टू बी। तो इसको बोलते हैं कि ये कितनी देर तक हवा में रहा, तो ये आपके पास है t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, तो अब इसके बेस पर हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेसिक क्या है, बेसिक हमेशा टाइम निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये पहला मेथड है। क्या है ये पहला मेथड, दूसरे मेथड से भी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ, वो देखिए कैसे। चलता हूँ मैं समझाने के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो दूसरा मेथड क्या, देखिए बेटा दूसरा मेथड ये है, अगर मैं बात करता हूं कि ये आपके पास मैंने सारी सिचुएशन वही लिखी है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है व्हेन पार्टिकल या व्हेन प्रोजेक्टाइल goes O to B, then displacement
इन y डायरेक्शन should be 0, should be 0, in y direction में should be 0. Then using sy equals to uy into t plus half ay into t square. sy क्या है? डिस्प्लेसमेंट. किसमें? देखो पहले वो यहां से यहां गया तो हाइट कितनी थी h, फिर वो यहां से यहां गया तो हाइट कितनी होगी? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, o से लेके b तक. यहां पर हाइट कितनी थी? 0. यहां पहुंचा तो यहां भी हाइट क्या हो गई? 0. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लिखेंगे बिकॉज एस वाई क्या हो जाएगा? 0 और ए वाई क्या आपके पास? -g. ठीक है ना. तो मैं लिख दूंगा और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एस वाई की जगह 0, यू वाई की जगह क्या पुट करूंगा? यू वाई की जगह ये वैल्यू u sin थीटा और इंटू कैपिटल टी टोटल टाइम और माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है? d और इंटू टी स्क्वायर. इसको सॉल्व करूंगा तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2u sin थीटा अपॉन में g. ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया. ठीक है बेटा. क्या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t बराबर कितना है आपके पास? 2u sin थीटा अपॉन में g. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. ये क्या था? इसका सेकंड ऑल्टरनेटिव मेथड था. अगर हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 लेंगे और लेना ही पड़ेगा, क्यों? o से लेके b तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है. ये आपके डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल की तरह ही होते हैं. तो डेरिवेशन को ऐसा नहीं रटना है, इनको लिखना भी है और ये देखना मैंने कैसे किया है. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट यूजिंग टू मेथड. वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड वन इज टाइम. तो सेकंड मेथड ये था, पहला मेथड मैं ये करा चुका हूं. ठीक है. अब चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ, जिसका नाम क्या था? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है. तो मैं लिखता हूं, देखिए नेक्स्ट लिखते हैं बेटा. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट. तो अगर बेटा मैं हाइट की बात करता हूं तो देखिए फिर वही कंडीशन, डायग्राम बनाऊंगा दोबारा. डायग्राम तो बार बार बनाना पड़ेगा. तो ये आपके पास आएगा, ये यहां चला गया. ठीक है. तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई. तो अगर मैक्सिमम हाइट क्या? ये h है. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा? ये u है. ये एंगल कितना होगा? थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा. ठीक है. ये क्या कहलाता है? ux. और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. और ध्यान रखना, u cos थीटा केवल हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन को रेस्पॉन्सिबल करेगा. यानी x डायरेक्शन में डिस्टेंस, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस तरीके से. और ये क्या आपके पास? u sin थीटा. और ये क्या है? u y. और ये हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज. क्यों होता रहेगा चेंज? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ए वाई इक्वल टू माइनस जी है और यहाँ पर ए एक्स क्या है? 0. तो इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होता रहेगा. ठीक है. तो अब मान लीजिए जब वो यहाँ चला था तो ये यू वाई था, यहाँ पर पहुंचेगा तो ये क्या होगा? वी एक्स. जबकि ये क्या होगा? वी वाई. और हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई होता है 0. तो फिर मैं वही कंडीशन लिख सकता हूँ क्या? ये ओ, ये ए और ये बी. तो लिखेंगे हाइट ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन वाई एक्सिस. हाइट तो वाई एक्सिस में होगी. तो मैं क्या लिख सकता हूं? कंडीशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको भी दो मेथड से करूंगा, वेट करें. यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो क्या आएगा आपके पास बेटा? क्या होता है? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर और प्लस 2 AY SY. ये आपको जानते हैं. अब लिखेंगे बिकॉज वी वाई की वैल्यू कितनी है? वी वाई की वैल्यू तो 0 है पूरी. और यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू वाई की वैल्यू है आपके पास u sin थीटा. और ए वाई की वैल्यू कितनी है? -g. तो यहाँ पुट कर दीजिए. तो ये आएगा 0 का स्क्वायर इक्वल में u sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 2 और ये आ जाएगा इनटू में g और इनटू में कितना आ जाएगा? h. तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. आपके पास क्या आ जाएगी?
मैक्सिमम हाइट आएगी। क्या आएगी ये? मैक्सिमम हाइट। ये आपने कैलकुलेट करी है। इसका सेकंड मेथड भी है। अब सेकंड ये ध्यान रखना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। इससे पहले जो मैंने लिखा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे बेटा? देखिए, सबसे पहले मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेता हूं। टाइम की इक्वेशन से यूज कर सकता हूं। तो देखिए कैसे, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देख लीजिए बेटा। मैं लिखूंगा सबसे पहले टाइम फ्रॉम O टू A। टाइम निकाल लेते हैं O से लेके A तक। कहां तक? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, और वो भी कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस में क्या होता है? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई की वैल्यू क्या है? 0 ये। और यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा। और ए वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस जी। तो इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आती है? यू साइन थीटा अपॉन में जी। ये आपके पास टाइम आ गया। अब मैं क्या, जब मुझे यहां से यहां तक का टाइम पता लग गया तो मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। लिखूंगा यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू कितनी है? एच। तो यहां रख दीजिए एच, क्योंकि हमें यहां मैक्सिमम हाइट निकालनी इसलिए एच रखा है। और यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा। और इन टू टी की वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा अपॉन में जी। और प्लस यहां आ जाएगा माइनस और हाफ। और ए वाई की वैल्यू कितनी? जी। और ये आ जाएगा टी की वैल्यू कितनी है आपके पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया ये। तो ये देखिए ये आपके पास क्या बनता है? ये बनता है आपके पास 1। तो मैं लिखूंगा h इक्वल कितना आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस 1/2। तो ये आपके पास आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। ये आपके पास हाइट आ गया। तो आप इस तरीके से भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी मैक्सिमम हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास तरीका किसका? हाइट निकालने का। 2 मेथड, एक पहला था वो डायरेक्ट था, और ये आपके पास टाइम का यूज करके है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं किसकी? अपने लास्ट पॉइंट की। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए क्या है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या कहलाता है? देखिए रेंज क्या होती है बेटा? देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास फ्रीवे डायग्राम कि आपके पास अगर रेंज की बात करेंगे तो ये आपके पास वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, बॉडी ऐसे मूव करके जाएगी। तो ये एंगल कितना है? यू स्पीड से थीटा एंगल है। ये कितनी है आपके पास? यू कॉस थीटा। और ये आपके पास क्या है? यू एक्स हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बिकॉज ए एक्स क्या होता है इस डायरेक्शन में? 0। और ये क्या होता है? यू साइन थीटा। और ये क्या होता है? यू वाई। और ये हमेशा क्या रहता है? चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए वाई की वैल्यू कितनी है? -g है। ए वाई बोले तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये आपके पास रेंज क्या कहलाती है? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस है। रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? रेंज का जो फॉर्मूला होता है याद रखना, रेंज इक्वल जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होती है बेटा? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रेंज का फॉर्मूला होता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं दोबारा लिख देता हूं। रेंज इक्वल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये शॉर्टकट में लिख देते हैं TF, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, रेंज को लिखते हैं R से। किससे लिखते हैं? R से। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? U cos थीटा। आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्पीड UX है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कैपिटल T। आपको पता है बिकॉज UX की वैल्यू कितनी है? UX की वैल्यू है U cos थीटा।
जबकि कैपिटल टी की वैल्यू क्या होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की 2u साइन थीटा अपॉन में g, दोनों यहां पुट कर दीजिए तो रेंज आ जाएगा आपके पास में u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा और अपॉन में g, ये आपके पास आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा r इक्वल, ये आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g। अब लिखेंगे r इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। क्यों आ जाएगा ये इसलिए आ जाएगा बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आया रेंज। क्या है बेटा, ये रेंज। ध्यान रखना ये साइन 2 थीटा है, कभी साइन स्क्वायर थीटा समझो, क्योंकि आपके पास ये रेंज आया और हमारे पास तीनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं, रेंज का भी, हाइट का भी और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी। जब रेंज का भी आ गया, हाइट का भी आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी आ गया, मैं तीनों फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं, ध्यान रखना कैसे। देखिए ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल है, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल में एक ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया इस तरीके से, तो ये आपके पास क्या बॉडी को ऐसे थ्रो किया, ये एंगल थीटा है, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। जबकि ये जो हाइट है इस हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ओके, और जो इसका टाइम है उड़ने का, हवा में रहने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे मैंने बताया टी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन में g, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। रेंज सॉरी हाइट, हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और नेक्स्ट क्या होता है, रेंज। रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये आपके पास क्या होती है, रेंज। और सबसे बड़ा जो फॉर्मूला होता है इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो उसकी इक्वेशन क्या लिखवाइए, y इक्वल टू टेन थीटा एक्स और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छे से देखिएगा डायग्राम में क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके क्या वाई एक्सिस, इसीलिए हम बोलते हैं इसको मोशन इन प्लेन। चारों के चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में 3 केस बताए थे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। तो ये पहला केस था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल रोड, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब हम इन पे क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल है हम इस पे आसानी से कर सकते हैं। ये पहले हमारा पढ़ने का काम है और अगले कुछ दिनों तक इस पूरे वीक तक हम केवल क्या करेंगे, यही स्टडी करेंगे, तीनों के तीनों फॉर्मूले और चारों के चारों फॉर्मूले, और उस पर कम से कम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ और भी कंडीशंस बता देता हूँ, आपसे कुछ रिलेशन पूछ लेता है, टी में, एच में और आर में रिलेशन बताइए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं रिलेशन बिटवीन टी एंड एच, कैसे रिलेशन बिटवीन टी एंड एच। टी क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, और एच क्या है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। जबकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है बेटा, यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, u साइन थीटा बाई, या u साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, u साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी dt/2। ठीक है, वो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो लिखेंगे h इक्वल, ये देखिए ये क्या, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, चाहे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, dt का होल स्क्वायर, dt/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2g। तो ये आपके पास आएगा h इक्वल कितना आएगा, g स्क्वायर t स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा 4, यानी कि 8g, d से g कैंसिल। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ h इक्वल कितना,
dt²/8, ये आपके पास रिलेशन आ गया किसमें बेटा, टाइम में और हाइट में। किसमें रिलेशन आया, टाइम और हाइट में, क्योंकि d और 8 तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो टाइम और हाइट इस तरीके से हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हम रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन r एंड h, तो r एंड h में भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बाकी मैंने कर दिया, बाकी आप खुद एक बार करके देखिए, ठीक है। ये आपके पास थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करने हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, HC वर्मा के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और या एक काम कीजिए, दूसरा तरीका है कि मैं आपको जितना मैंने पढ़ा है उसके बेस पर आपको DPP दूंगा, और वो DPP में से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोजेक्टाइल पे कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड बॉडी, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टेड बॉडी इन XY प्लेन इज, ये है y = √3x - 50x²। तो आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, नेक्स्ट प्रोजेक्शन स्पीड, नेक्स्ट हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, टेक g = 10 मीटर/सेकंड²। अब देखिए मेरे पास डेटा ये है, इस डेटा से मैं सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, आप वीडियो से नोट कर लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए क्या कैसे करेंगे। अब आप जानते हैं कि जो मेरे पास डेटा गिवन है वो क्या है, y = √3x - 50x², ये लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। ये आपके पास है, अगर ये पास है तो मैं क्या करूँगा, उसको लिखूंगा कंपेयरिंग या कंपेयर विद y = tan θx -½ dx² cos²θ। ये मैंने कंपेयर करते हैं इससे, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, तो कंपेयर करो। तो लिखेंगे नंबर 1 जो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आएगा, tan θ क्या होगा, tan θ यहाँ पर होगा नंबर 1 में, tan θ इक्वल किसके होगा, √3 के। इसका मतलब ये आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। कितने है, 60 डिग्री। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है वो भी निकाल लेते। देखिए कंपेयर कीजिए, ये वाला कंपेयर कीजिए इससे, तो x² से x² कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास g/2 u² cos² इक्वल में कितना है, 50। g की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो मैं लिख सकता हूँ 10/2 u² cos² इक्वल 50। तो यार 10 5, तो यानी कि u cos θ की जो वैल्यू आई है यहाँ पर वो आई है 1/√10 मीटर/सेकंड। ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। ये आपके पास आंसर आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। और आपके पास लिखेंगे बिकॉज tan θ क्या होता है, tan θ आपके पास होता है sin θ/cos θ होता है बेटा। तो क्या कीजिए, इसमें u से डिवाइड कर दीजिए, u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। और tan θ की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3, तो आ जाएगा √3 = u sin θ में निकालना है, और u cos θ कितना है आपके पास, 1/√10। तो आप लिख सकते हैं u sin θ इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा √3/10। ये आपके पास है वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी दूसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या पूछा है आपसे, थर्ड में पूछा प्रोजेक्शन स्पीड, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब रिजल्टेंट स्पीड कितनी है उसकी। तो आपके पास लिखेंगे
यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास 1/√10 कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या, थीटा कितना 60 डिग्री, तो कॉस 60 और इक्वल 1/√10 ये आपके पास। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू थे 1/2, तो यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/√10। ये आपके पास आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, ये आपके पास इसकी स्पीड है, यहीं तक लीव कर सकते हैं, चाहे तो आप √10 की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आपका काम है। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। अगर आप देखो तो u sin थीटा अपॉन u sin थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये u sin थीटा की वैल्यू कितने √3/10, तो मैं लिख सकता हूँ t इक्वल 2 अपॉन में g की वैल्यू 10 इंटू कितना लिख सकता हूँ 3/10 रूट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये आंसर है आपके पास में, अंडर रूट में ले जाइए इनको अंदर, तो कितना आ जाएगा 12/1000। ये सेकंड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट में इसका नेक्स्ट क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² sin² थीटा अपॉन में 2d। ये मैंने अपने पास से कोई जनरल ऐसी क्वेश्चन लिया एग्जांपल समझाने के लिए। तो u sin थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3/√10, तो यहाँ लिख दीजिए h इक्वल u sin थीटा की वैल्यू कितनी, u sin थीटा की वैल्यू आपके पास है 3/10, यानी कि यहाँ इसका क्या हो जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं u sin थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 2d। तो u sin थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/10 इंटू 20, ये 20 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 3/200 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू है ये किसकी, हाइट की। अब बात रहेगी रेंज की। तो बोर्ड पे कम जगह है, तो रेंज के लिए चलिए एक काम करते हैं, रेंज का फॉर्मूला तो क्या होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। तो इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देते, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि थीटा कितना है, थीटा जो मेरे पास है, थीटा मेरे पास है 60 डिग्री, कितना बेटा 60 डिग्री। तो मैं क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो रेंज कितनी आएगी u² अपॉन, और u की वैल्यू भी मेरे पास पता है, u की वैल्यू कितनी है 2/√10, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/10 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 120, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये g की वैल्यू 10 आपके पास आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/100, और इंटू में ये कितना है साइन 120, साइन 120 कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 120 का मतलब हो जाएगा cos 30, cos 30 का मतलब ये आ जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा 2 2 और 250, तो यानी कि r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/50 मीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, रेंज आ जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, और एक एक पार्ट का हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, मैं और भी कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो मेरे पास हैं। तो जैसे मेरे पास आपके बोथरा की मॉड्यूल है, बोथरा की मॉड्यूल में मैं क्वेश्चन नंबर बोल दूंगा, यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप उसको वीडियो में मैं सॉल्यूशन लिख दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन आप अपने घर पर बैठकर मॉड्यूल से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन ऐसे जनरल बनाया था। अब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ जो मेरे पास मॉड्यूल में है, और वो किसके मॉड्यूल में, बोथरा के मॉड्यूल में। तो मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल से ले आऊँगा, ओके, मॉड्यूल से पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 113, और किससे ले रहा हूँ क्वेश्चन, कौन से सेक्शन से, प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा, कौन से ले रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन से। ओके, तो ये हम अपने बच्चों के लिए रिकॉर्ड में कर रहे हैं, मॉड्यूल पेज नंबर 113, मॉड्यूल पेज नंबर 113 और प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, 21 नंबर है। कितना है, 21 नंबर। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए बॉल, ध्यान से सुन लीजिए, द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आर गिवन, यानी कि एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 60 है, और वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपके पास 8t -
5t², ये आपको गिवन है, ये एक्स एक्सिस में दिया है, ये वाई एक्सिस में। ठीक है, पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया गया। ओके, तो आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्शन मतलब जो यहां से फेंकी जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर जब t बराबर क्या होगा 0, इनिशियल का पूछा है तो यहाँ पर t बराबर 0 पर पूछिए। तब आप देखिए ये x लिखेंगे बिकॉज x इक्वल कितना दे रखा है 60। सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन x इक्वल क्या दिया हुआ है 60, x इक्वल 60 तो इसको डिफरेंशिएट कर दे तो ये आ जाएगा dx/dt और इक्वल में कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि ये vx की वैल्यू कितनी हुई, ये आई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड आ गई है, यानी कि ये ऐसे है। तो ये vx की वैल्यू कितनी है 6 और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट 6 है तो 6 ही रहेगी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई है 8t - 5t², इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy/dt इक्वल में कितना आ जाएगा 8 - 10t, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तो t की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिए तो vy जो आएगा आपके पास 8 - 10 × 0 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये वाली, ये कितनी है, ये 8, जबकि हॉरिजॉन्टल कितनी है, ये आई है। तो मैं लिख सकता हूँ u वेक्टर इक्वल्स टू vxi कैप और प्लस vy j कैप। तो यानी कितना लिख सकता हूँ, ये आपके पास कितना है 6i कैप और प्लस 8 j कैप। रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, रिजल्टेंट इसका आ जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा 36 और प्लस 64 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। ठीक है, आंसर आप चेक कर लेना। ये है आपके पास मॉड्यूल का पेज नंबर 113 पर क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे क्वेश्चन और भी ले सकते हैं। चलिए हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा अच्छे से देखिएगा, कोई नहीं समझ आता है तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। बस आपको ये कि अच्छे से बार बार इसको समझना है कि कैसे मैंने किया है कैसे नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है आपके पास उसी पेज नंबर यानी मॉड्यूल का मॉड्यूल पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 और क्वेश्चन नंबर हम क्या ले लेते, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट वाले ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 22 क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। 22 क्वेश्चन ये बोलता है कि देखिए मेरे पास सामने ये मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसलिए आप मॉड्यूल में देख लीजिए, पेज नंबर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है 22 द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने बोला द रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये आपके पास बॉडी को मैंने ऐसे थ्रो किया है ऐसे, और ये एंगल कितना है, ये स्पीड जो है, ये एंगल कितना थीटा। तो उसने बोला है कि एट थीटा इक्वल 45 डिग्री। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री पर रेंज क्या है, मैक्सिमम है। रेंज क्या बेटा, मैक्सिमम है। ओके, अगर रेंज मैक्सिमम तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो रेंज कितनी है, मैक्सिमम है, तो आर मैक्स आ गया ये। और आर मैक्स कितना है आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन में जी और इंटू साइन 2 इंटू ये थीटा की वैल्यू कितनी है 45 और साइन 90 हो जाएगा ये। तो जो आर मैक्स आएगा वो आएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। ये मैक्सिमम रेंज है। क्या है ये, मैक्सिमम रेंज जो हमने कैलकुलेट करी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेंज मिनिमम करने के लिए कितना एंगल होना चाहिए। तो अब आप खुद सोचिए ध्यान से, ये हम आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन 75 डिग्री। अब आप खुद सोचिए
सबसे कम रेंज किस में होगी, ये तो कोई भी बता देगा। देखिए अगर ये जो एंगल है, अगर मैं बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फेंकता हूँ, यानी कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर, तो रेंज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका मतलब जब मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा तो इस डायरेक्शन में कोई भी रेंज नहीं आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर रेंज मिनिमम होगी। 180 डिग्री पे फेंकूंगा तो वो रेंज ट्रेवल ऐसे हो जाएगी, 75 पे फेंकूंगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ रेंज हो जाएगी। तो याद रखिए 90 डिग्री पर, यानी कि जब बिल्कुल बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या होगा, 0 आपके पास आएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मॉड्यूल का पेज नंबर 113 पर ही, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अ प्रोजेक्टाइल is thrown with a speed v at an angle theta had a range r on the surface of earth। मतलब एक बार क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बार प्रोजेक्ट किया गया है v स्पीड से थीटा एंगल पर, कहाँ पर, एट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यानी कि रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और एक बार उसी प्रोजेक्ट को किया गया है v स्पीड, यानी सेम स्पीड से, थीटा एंगल भी सेम है, और वो किया गया कहाँ पर, एट सरफेस ऑफ मून। क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो आपसे ये बोला गया है, आप ये बताइए कि दोनों में रेंज में क्या रिलेशन आएगा। यानी ये कहाँ पर है, अर्थ पर है रेंज, और ये रेंज कहाँ पर होगी, रेंज का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में। बस फर्क क्या होगा, यहाँ जी की वैल्यु जी होती है तो यहाँ जी की वैल्यू क्या होती है, g/6 होती है, ठीक है। अब जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास, RE अपॉन RM इक्वल क्या रहेगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/6। क्या बन जाएगा बेटा, 1/6। तो अब यहाँ पर RE की वैल्यू क्या दे रखी है, R, और इसकी वैल्यू मून पर रेंज पूछी है तो ये 1/6। तो यानी कि मून पर जो रेंज आएगी वो आएगी 6R। ये आपके पास आंसर आ गया है किसका बेटा, 6R, जो हमने कैलकुलेट करा है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार, मैंने इसको इससे डिवाइड किया है तो ये इसको लिख देते, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिए, ये है आपके पास मून पर रेंज कितनी आएगी, क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू कम हो गई है तो रेंज की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन जो अलग अलग दे रखे हैं, प्रोजेक्टाइल पे अलग, वेक्टर पे अलग। चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल के लेते हैं तो शायद आपको और भी क्लियर हो। तो चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है प्रोजेक्टाइल का पेज नंबर 117 पर, पेज नंबर 117 पर क्वेश्चन नंबर 21, और किसका, एक्सरसाइज 2 है ये। एक्सरसाइज क्या बेटा 2। तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एट एन इंस्टेंट, आसानी है, एट एन इंस्टेंट एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 80²। बहुत आसानी है। तो उन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल को फेंका गया किसी टाइम पर जहां पर एक्स इक्वल इतना है और वाई इक्वल आपके पास ये दे रखा है BT², और आपसे पूछा है कि वेलोसिटी बताइए टी इंस्टेंट पर। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, ये वर्टिकल आ जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, dx/dt, और ये क्या आ जाएगा vx, और ये कितना आ जाएगा 280, और ये क्या आ जाएगा dy/dt, ये कितना आ जाएगा 2bt। तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा vy। इसको क्या लिख सकते हैं, vy। तो अब लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू vx वेक्टर और प्लस vy वेक्टर i में और j में। तो v वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा 280 i कैप और प्लस 2bt j कैप, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो v मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा √4a² t² और प्लस 4b² t²। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 में से यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, और अंडर रूट में कितना रह जाएगा a² प्लस b²। ये इसका आंसर आ गया। यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बेटा।
तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2 का। जो मैंने इससे पहले कराया था वो एक्सरसाइज 1 थे, इसलिए मैंने पेज नंबर अलग से बता दिया है। और भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन करूँ कौन से नहीं करूँ ऐसे कुछ नहीं पता लगता। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या है चलिए देखिए, ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 27 कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? 27 में बोला गया है कि x की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10√3t और y की वैल्यू दे रखी है आपके पास 10t - t²। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मैक्सिमम हाइट बतानी है कितनी अटेंड होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या है, दो कंपोनेंट तो हो गए, तो यह आएगा dx/dt और dx/dt इक्वल टू कितना रहेगा vx, यानी कि इसको लिख सकते हैं ux और इक्वल में क्या लिख सकते हैं 10√3 डायरेक्ट आ जाएगी और आपके पास ये आपके पास आ जाएगी dy/dt और इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास uy और इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास 10 - 2t, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप ux लिखते हैं तो ये इनिशियल है, इनिशियल का मतलब है टाइम की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये लिख दूंगा मीटर/सेकेंड और ये भी आपके पास मीटर/सेकेंड में आएगी। तो ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल है, ये इनिशियल वर्टिकल आ गया। तो मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मीनिंग ये u cos थीटा और ये क्या u sin थीटा। tan थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा u sin थीटा और अपॉन में u cos थीटा। u sin थीटा क्या होता है uy और u cos थीटा क्या होता है ux। uy की वैल्यू कितने आपके पास 10 और ये कितने 10√3, तो 10 से 10 यानी कि 1/√3, तो यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई। कितनी है बेटा? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री पर बॉडी को ऐसे फेंका गया था। कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर फेंका गया था और कितनी स्पीड से फेंका गया था, वो इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट h। तो h का फॉर्मूला क्या होता है? h का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन में 2d, ये आपके पास होता है। और आप देखो तो ये u sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब u sin थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 2d की वैल्यू 10। अगर आप देखो तो u sin थीटा क्या होता है वर्टिकल, और ये भी क्या है, ये भी u sin थीटा ही है, क्योंकि ये भी वर्टिकल होती है अगर आप थ्योरी में जाएंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो h की वैल्यू कितनी आएगी, u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 100 हो जाएगी और अपॉन में 20, तो यानी कि 5 मीटर। ये आपके पास हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी हाइट? 5 मीटर। सॉरी, एक बार और देख लीजिए कैलकुलेशन। u sin थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? u sin थीटा की वैल्यू आपके पास है कितनी 10, और 10 अगर लिख देते हैं u sin थीटा आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 100 और ये कितना रहेगा 210। कैलकुलेशन चेक कर लेना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी ये वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट करी है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। x की वैल्यू क्या है 10√3t और y की वैल्यू ये गिवन है आपके पास। तो आप क्या कीजिए, इसको dx/dt कीजिए तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड आ जाएगी इनिशियल, और dy/dt कीजिए तो ये इनिशियल वर्टिकल स्पीड आ जाएगी। अगर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 10 बचेगा, तो यानी कि ये इनिशियल है जब बॉडी को थ्रो किया गया था, यानी ये u sin थीटा है। u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 10 है। आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। जब u sin थीटा अपॉन u cos थीटा होता है तो अब क्या कर सकते हैं, u sin थीटा बोले तो uy की वैल्यू कितनी है 10 है और ux की वैल्यू 10√3 है, तो 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू जैसी 30 डिग्री आई तो फॉर्मूला क्या होता है h = u² sin² थीटा अपॉन 2d। तो u sin थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, u sin थीटा की वैल्यू आपके पास है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 100 अपॉन कितना 20, तो कितना है आपके पास 5 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो ठीक, और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, इससे पहले जो मैंने 27 क्वेश्चन किया उसका आंसर मिस्टेक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन किया है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी इज 15 डिग्री, यानी कि किसी उस क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 में कि थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है। तो आपसे बोला है कि थीटा की वैल्यू अगर 15 डिग्री है तो उन्होंने बोला है कि द अदर एंगल ऑफ द रेंज एट द फर्स्ट वन इज इक्वल्स टू, उसने बोला थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री पर रेंज आर है, तो ऐसा और कौन सा एंगल होगा जिस पर रेंज सेम होगी, जिस पर रेंज दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है u² sin
2 थीटा अपॉन में जी, ये आपके पास आता है। ठीक है, तो अब ये आपके पास रेंज पूछा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप हमेशा याद रखिए डायग्राम में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक तो थीटा पर बॉडी को थ्रो करेंगे तो रेंज क्या आएगी, आर आएगी, और एक थ्रो करेंगे 90 माइनस थीटा पर, कितने पर, 90 माइनस थीटा पर, तो वहां भी रेंज क्या आएगी, सेम ही आएगी, हाइट अलग अलग आएंगे। तो ध्यान रखना एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। तो अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू 15 डिग्री है और आपको बोलते हैं रेंज क्या है, आपके पास ये है, तो बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, रेंज क्या हो जाए सेम, तो यू स्क्वायर साइन, अब लिख देते हैं 2 थीटा डैश, और अपन में कितना आ जाएगा जी। अब इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन में जी, और ये आ जाएगा साइन 30, कितना आ जाएगा साइन 30, क्योंकि 2 थीटा है। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है आर जी और अपॉन में यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, यानी कि आर की जो वैल्यू आती है वो आती है यू स्क्वायर अपॉन में जी और 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मुझे फिर दोबारा फॉर्मूला लगाना है, आर इक्वल कितना हो जाए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश और अपॉन में जी। अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है यू स्क्वायर बाई 2g, तो यानी कि यू स्क्वायर बाई 2g इक्वल में यू स्क्वायर बाई जी और साइन 2 थीटा डैश, ये आपके पास है। कैंसिल आउट करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास आएगा साइन 2 थीटा डैश इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आगे ये आ जाएगी आपके पास, इसको मिटा देता हूँ, कितना आएगा 2 थीटा डैश इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास, ये 1/2 किस में होता है, 1/2 आपके पास किस में हो सकता है, 1/2 आपके पास हो सकता है 150 डिग्री में भी हो सकता है, या 150 डिग्री में हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन, यानी कि 150 डिग्री लिख सकता हूँ। तो थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री। इसका मतलब 75 डिग्री रेंज पर भी क्या हो सकती है, रेंज सेम होगी, एक 15 डिग्री पर हो रही, क्योंकि जो 1/2 है, 1/2 दो वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। एक तो वैल्यू किसके लिए, साइन 30 के लिए, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा डैश बराबर साइन 30, और एक क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा डैश इक्वल टू साइन 1